जय हिंद साथियों, राम राम सा। मैं हीरालाल डांगी, स्कूल व्याख्याता हिंदी। पिछले कई दिनों से मैं YouTube पर अपनी क्लास शुरू नहीं कर पाया था और अभी वर्तमान में स्कूल व्याख्याता हिंदी और सेकंड ग्रेड द्वितीय श्रेणी हिंदी की जो वैकेंसी निकली है, पेपर का जो पैटर्न है वह चेंज भी हुआ है। मैं लगभग 2015 से लगभग मैंने आरपीएससी की जो परीक्षाएं दी है और उन आरपीएससी की परीक्षाओं में सफलताएं हासिल की है। लगभग मैंने 3 बार स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की है और 2 बार द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो इन परीक्षाओं में मुझे उत्तीर्ण होने का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, पेपर का जो पैटर्न है और आने वाली भर्ती परीक्षाओं में पेपर का पैटर्न किस प्रकार रह सकता है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मैंने जो प्रश्न तैयार किए हैं वह आपके लिए आगामी जो स्कूल व्याख्याता हिंदी और द्वितीय श्रेणी की जो परीक्षा होगी, सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा होगी, उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न रहने वाले हैं। मुझे काफ़ी अनुभव है। मैं स्कूल व्याख्याता से लेकर द्वितीय श्रेणी अध्यापक से लेकर नेट जेआरएफ से लेकर कॉलेज व्याख्याता के इंटरव्यू तक का जो एग्ज़ाम है वह मैंने क्वालिफाई किया है। तो अनुभव मुझे काफ़ी है। मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे बहुत अधिक अनुभव है, लेकिन हाँ, परीक्षाओं में सफलता का जो अनुभव है, हम किस प्रकार पेपर की अपना जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसकी तैयारी करें। इस बार हिंदी साहित्य का जो पाठ है द्वितीय श्रेणी के लिए विशेष रूप से, तो हिंदी साहित्य के पाठ में से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछली बार का जो सिलेबस है उसमें 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो किताबें थी वह इंक्लूडिंग थी या सम्मिलित थी, और इस बार उन किताबों को हटा दिया गया है, तो उनमें से प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। तो आपको विशेष रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास की तैयारी करनी है, क्योंकि पहले तो 10 से लगाकर 15 प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछे जाते थे द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में, लेकिन इस बार ज़्यादा पूछे जाएंगे। लगभग 40 से लेकर 50 हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 9वीं से लगाकर 12वीं तक की किताबें आपके सिलेबस में नहीं हैं। तो मैंने यह जो प्रश्न तैयार किए हैं वह द्वितीय श्रेणी अध्यापक और स्कूल व्याख्याता हिंदी दोनों में आपके लिए काम आएंगे। तो मैंने इन प्रश्नों का स्तर वही रखा है जो आरपीएससी अक्षरशः अपने पेपर को बनाते समय ध्यान रखती है, या अपने पेपर में अपना जो भी आरपीएससी परीक्षा पेपर तैयार करती है उसमें जिस प्रकार के वह प्रश्न पूछती है आपसे, तो उन्हीं प्रश्नों के स्तर को ध्यान में रखकर मैं आपके समक्ष यह प्रश्न की जो सीरीज है वह प्रारंभ कर रहा हूँ। ज्यों ज्यों मुझे टाइम मिलेगा, जैसे जैसे मैं कुछ टाइम अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें से निकाल पाऊँगा, तो मैं आपके लिए इस प्रकार की जो प्रश्नों की सीरीज़ हैं उपलब्ध कराता रहूँगा, जिससे आप अपना मूल्यांकन कर पाएँ कि आप आरपीएससी की परीक्षा के लिए कितने तैयार हैं, आप सफलता अर्जित करने के लिए कितने तैयार हैं। तो आप अपना आकलन और मूल्यांकन इन प्रश्नों के स्तर के माध्यम से और इन प्रश्नों को हल करने के माध्यम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, पैटर्न किस प्रकार का रहेगा, इन सब के बारे में मैं अगले वीडियो में भी चर्चा करता रहूँगा। आज मैं अपना यह जो वीडियो है वह शुरू कर रहा हूँ। आज का अपना पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने का श्रेय किसे जाता है। दोस्तों, सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखने वाले कौन थे। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखने वाले एक फ्रांसीसी विद्वान थे। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसी भारतीय विद्वान ने नहीं लिखकर एक फ्रेंच विद्वान ने लिखा था, जिनका नाम है गार्सा द तासी। दोस्तों, कौन है गार्सा द तासी, जो फ्रांसीसी विद्वान थे। उन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा था, जिसकी रचना उन्होंने 1839 ईस्वी में की थी।
दोस्तों आज का अपना अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है। दोस्तों पहले प्रश्न में क्या पूछा गया था कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा, और अपना आज का अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द मॉडर्न वर्नेक्युलर, सीम सिंह सरोज, इस्तवार द लो लित्यतुर एंदु ये हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य का इतिहास। तो दोस्तों इस्तवार द लो लित्यतुर एंदु ए हिंदुस्तानी नामक जो ग्रंथ है वह गारसा दत्त तारसी ने लिखा था, और इसके 2 भाग थे। पहला भाग 1839 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? पहला भाग 1839 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। दोस्तों यह प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा है दोस्तों? द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। कौन है? ग्रियर्सन। ग्रंथ का पूरा नाम है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है पूरा नाम, और इस ग्रंथ का पूरा नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, और इसकी रचना सन 1888 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? सन 1888 में हुई थी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ। दोस्तों आपको विदित है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नागरी प्रचारिणी सभा के हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जो ग्रंथ लिखा था उसे ही परिवर्तित और संशोधित करके हिंदी साहित्य का इतिहास नाम उन्होंने दिया था। तो यह पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों हिंदी साहित्य का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह पहली बार 1929 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक ग्रंथ किस आलोचक का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक ग्रंथ दोस्तों किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन में है, गणपति चंद्र गुप्त है, राम कुमार वर्मा है, बच्चन सिंह है। तो इन चारों ऑप्शन में पहला सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 3 ग्रंथ लिखे थे, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये तीनों ही ग्रंथ किसके थे? हिंदी साहित्य का आदिकाल यह ग्रंथ किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है, भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। दोस्तों यह प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं जो किसकी हैं? भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। यह कथन शुक्ल जी ने किसके लिए कहा है? यहाँ पर दोस्तों अगले पेज पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप ध्यान रखें, भिखारी दास, तीसरा ऑप्शन है देव, और गणानंद। तो दोस्तों भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। यह कथन शुक्ल जी ने गणानंद के लिए कहा है। किसके लिए कहा है? गणानंद। क्योंकि गणानंद जो रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि थे, तो उन्होंने अपने काव्य में अभिधा के स्थान पर लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया था। इसी कारण शुक्ल जी ने इनकी भाषा की विशेषता के बारे में बताया है कि भाषा की जो लाक्षणिकता है और व्यंजक क्षमता है उसकी पूरी जानकारी या उसको अभिव्यक्त करने की पूरी क्षमता या सामर्थ्य गणानंद में था। इसी कारण इन्होंने इस प्रकार की पंक्तियां गणानंद के लिए कही हैं। दोस्तों अपना अगला प्रश्न है, काहू कल्पाए हैं सो कैसे कल्पाए हैं, कथन किस रीतिकालीन कवि का है। दोस्तों काहू कल्पाए हैं, काहू कल्पाए का मतलब क्या है? काहू कल्पाए हैं सो कैसे कल्पाए हैं, जो दूसरों को क्या करता है? परेशान करता है। कल्पाए पहले कल्पाए का अर्थ है परेशान करना या तड़पाना, और दूसरे कल्पाए का अर्थ है चैन।
जो दूसरों को तकलीफ़ देता है, तड़फाता है या दूसरों को परेशान करता है, वह किस प्रकार चैन प्राप्त करेगा या उसको किस प्रकार चैन मिलेगा या आराम मिलेगा। तो यह कथन रीतिकालीन कवि घनानंद का है। किसका है दोस्तों? घनानंद का। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मिलान करना है आपको कि कौन सा असत्य है। घनानंद जिनकी रचना विरह वारिस दी गई है, बोधा, इश्कनामा, द्विजदेव, श्रृंगार लतिका, घनानंद, इश्कलता। दोस्तों घनानंद की जो रचना दे रखी है विरह वारिस, यह विरह वारिस किसकी है दोस्तों? बोधा की है। तो इश्कनामा और विरह वारिस 2 प्रमुख रचनाएं रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्यधारा के जो कवि हैं बोधा, उनकी रहे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। द्विजदेव ये भी कौन से कवि थे? रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि थे, जिनकी रचना है श्रृंगार लतिका। और इश्कलता घनानंद की रचना है। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखें, कन्फ्यूज़न नहीं हो। इश्कनामा और इश्कलता में जो अभ्यर्थी होते हैं, परीक्षा देने वाले, परीक्षा की तैयारी करने वाले, वह कंफ्यूज हो जाते हैं कि इश्कनामा किसकी है और इश्कलता किसकी है। तो इसका भी आप ध्यान रखें। निम्न में से केशवदास का रस एवं नायिका भेद ग्रंथ कौन सा है? केशवदास ने लगभग 7 या 8 ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें से प्रमुख ग्रंथ हैं कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, विज्ञान गीता है और छंदमाला है। इनमें से उनका रस और नायिका भेद ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? तो रस और नायिका भेद ग्रंथ कौन सा है? रसिक प्रिया। कौन सा है? रसिक प्रिया। अमीय हलाहल मद बरे श्वेत श्याय रत्नार कथन किस कवि का है? यह दोस्तों प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और कई बार नेट परीक्षा और आरपीएससी की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो अमीय हलाहल मद बरे श्वेत श्याय रत्नार, यह कथन रसलिन का है। किसका है दोस्तों? रसलिन, जो रीतिकालीन कवि थे। शासन ही में समीर गयो अरु आंसू नहीं सब नीर गयो डरी, पंक्ति के रचिता है। सांस के साथ समीर चला गया। समीर का मतलब क्या होता है दोस्तों? हवा। अर्थात सांस चलने के साथ जो हवा तत्व है वह चला गया। आंसू नहीं सब नीर गयो डरी, और आंसुओं के साथ शरीर में जो जल तत्व है वह क्या हो गया? बाहर निकल गया है। तो इस प्रकार की पंक्तियाँ किसकी है दोस्तों? देव की है। रीतिकालीन कवि जो इटावा के रहने वाले थे उनकी पंक्तियाँ हैं। तो दोस्तों आज जो मैंने प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि प्रश्नों का स्तर क्या है या आपको यह प्रश्न किस प्रकार लगे। तो आज मैं अपनी जो क्लास है वह यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है कि आपकी तैयारी में यह जो प्रश्न है वह मील का पत्थर साबित होंगे। जय हिंद।